सभी को नमस्ते, हाय, हेलो। तो आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ तक मैंने करवाई है आशा करती हूँ पढ़ ली होगी, और आगे भी आप लोग मेरे साथ बने रहोगे। तो अपनी तैयारी को अच्छे से देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं हर दिन पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करती हूँ, या फिर अपने क्वेश्चन क्विज वगैरह अपलोड होते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करो। तो अभी मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ पीछे हमने क्या पढ़ा है। 1885 से 1906 के बीच में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जिसमें मुस्लिम लीग का गठन भी होता है, उसमें सूरत में गरम दल और नरम दल का विभाजन भी होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1907 से 1914 तक कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं में जो गरम दल है नरम दल है उनको क्या क्या लॉस या क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो 1907 से 1914 तक की घटनाओं में सबसे पहले थी कि हमारी भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। भारतीय मूल की थी पर वो फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। पेपर में आ जाए कि बीबी खाजी कामा ने जो अपना कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी गई थी, कौन थी वो थी भिखाजी कामा। कब? 22 अगस्त 1907 को। जो हम बात कर रहे हैं 1907 और 1914 के बीच की कर रहे हैं। तो ये थी, मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली, तो इसलिए मैंने आपको बताया है। भी जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इन्होंने तिरंगा फहराया था। ये जो जवाहरलाल नेहरू थे उसकी निजी सचिव भी थी, मीन्स पर्सनल सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं। वो पर्सनल सेक्रेटरी भी कौन होती थी? भिखाजी रुस्तम कामा होती थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1907 में क्या होता है, 1907 में गरम दल और नरम दल का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। गरम दल वाले तो वो थे जो कौन? लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, ये 4 थे। और नरम दल में थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ऐसे ऐसे नेता। किस में थे वो? ये थे नरम दल में। तो क्या होता है, जैसे विभाजन होता है तो गरम दल वाले में से जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है उनको तो 6 साल के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? मांडले जेल। 1908 से 1914 के लिए। अब 1908 से 1914 के बीच में तिलक हमारे बीच नहीं रहते, वो जेल चले जाते हैं ब्रह्मा की मांडले जेल में। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक वो चले गए। लाला लाजपत राय अभी थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष क्या कर लेते उस टाइम पे? संन्यास ले लेते कि भी हम इस एक्टिव पॉलिटिक्स में हम पार्ट नहीं करेंगे। तो 1 जुलाई 1909 को क्या होता है, जो मदन लाल ढींगरा है ना, ये भी एक हमारे क्रांतिकारी होते थे। इसने विलियम कर्जमवाली को क्या कर दी थी? गोली मार दी थी। किसको? विलियम कर्जन वाइली को क्या कर दी थी इन्होंने? गोली मार दी थी। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया। अब देखो, जैसे ही बाल गंगाधर तिलक जेल चले जाते हैं तो जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं इनको कैसे कुचल देंगे अंग्रेज, ये देखना। तो 16 अगस्त को मतलब 15 दिन बाद ही उसको क्या दे दिया जाता है? मृत्युदंड दे दिया जाता है। हमारे बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता होते थे जिनको बहुत ही जल्दी मतलब इन्होंने पकड़ के क्या कर दिया? मृत्युदंड दे दिया। किसी को फांसी दे दी, किसी को काले पानी की सजा सुना दी। उस टाइम पे बहुत ही खतरनाक होती थी काले पानी की सजा। 21 दिसंबर 1909 को, अब अगस्त में तो इनको मृत्युदंड दे रहे हैं। अब 21 अगस्त 1909 को अनंत कारे ने जैक्सन को गोली मार दी। देखो, ये मारने भी लग रहे हैं। बड़े बड़े जो अंग्रेजों के लीडर थे या उनके जो वायसराय थे इनको मार भी रहे हैं हमारे जो क्रांतिकारी थे। ये इनको क्रांतिकारी नहीं बोलते थे, इनको आतंकवादी बोलते थे। अंग्रेज जो हमारे क्रांतिकारी होते थे इनको क्रांतिकारी ना बोल के इनको आतंकवादी बोलते थे कि भी उस आतंकवादी ने गोली मार दी। तो क्या होता है,
23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका। ये रास बिहारी बोस ने जो वायसराय लॉर्ड होर्डिंग है, ये लॉर्ड होर्डिंग वही है जिस टाइम पे दिल्ली कलकत्ता से कहाँ आ गई थी, दिल्ली आ गई थी। उस टाइम पे जब जॉर्ज पंचम और मैडम क्यूरी आती हैं तो वो महारानी आती हैं, तब ये क्या करते हैं, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाते हैं और उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं। ये लॉर्ड होर्डिंग पे ऊपर बम कौन फेंकता है? रास बिहारी बोस। अंतकार ने किसको गोली मारी थी? जैक्सन को 21 दिसंबर को, और ये 23 दिसंबर की बात है। कब? 1912 की। ये 1909 की बात है। 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें बहुत सारे व्यक्तियों को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार। और इस जब रास बिहारी बोस को गोली मारी, ये रास बिहारी बोस ने जब ये बम फेंका था तो इसमें इंडियंस को ही इनके अगेंस्ट खड़ा किया गया था, सरकारी गवाह बना दिए गए थे। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। इंडिया में नहीं, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। सबसे पहले पेपर में आ जाए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने। कहाँ पे की थी? सैन फ्रांसिस्को में। प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका पेपर में यह आता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोहन सिंह भाखना। कौन थे? सोहन सिंह भाखना। प्रथम मंत्री कौन था इसका? लाला हरदयाल। और कोषाध्यक्ष कौन था इसका? काशी राम। कौन था? काशी राम। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ। 1 नवंबर मतलब 1913 की बात हो रही है। 1907 और 1914 के बीच की बातें चल रही हैं। 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। और 9 दिसंबर 1913 यह गुरुमुखी में छपने लगा। पहले ये उर्दू में छपता था, फिर ये किस में छपने लगा? गुरुमुखी में। इसके पहले अंक के प्रत्येक पेज पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। क्योंकि आज के टाइम भी देखो, जो हमारी मीडिया होती है वो अपना, हमारी जो सरकार होती है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती। तो उस टाइम पे भी क्या होता था कि जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो भी कोई अखबार या क्रांतिकारी अपनी बातों को पहुंचाते तो उस टाइम क्रांतिकारियों का बहुत ज़्यादा दमन होता था। तो इसलिए उन्होंने, क्योंकि आज के टाइम तो सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सएप, अपना फेसबुक, इंस्टा, इतनी चीज़ें यूज करते हैं। पहले तो अखबार या रेडियो ही मेन माध्यम होता था कि भी अपनी बात को हर एक आदमी तक पहुँचाया जाए। तो इसलिए इन्होंने जो अपना पेज था, अपना अखबार था, उस पे यही लिखवाया था कि भी अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, कैसे अंग्रेज भारतीयों का दमन कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। फिर आता है एक देखो, ये तो थी 1907 से 1914 के बीच की बातें। और अब हम 1914 में एक आंदोलन होएगा जो मतलब पहला आंदोलन होगा किनका? आदिवासियों का। किसका होगा ये आंदोलन? आदिवासियों का। इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन बिहार के दक्षिण भाग, जो कि अब झारखंड में है, पहले किसका हिस्सा होते थे? बिहार का। 1914 में आरंभ हुआ। कब हुआ? 1914 में। कहाँ पे? बिहार के दक्षिण भाग में, जो अब कहाँ है? झारखंड में। यह आदिवासियों का पहला आंदोलन था जिसमें सत्याग्रह को महत्व दिया गया। यह आ जाए भी, आदिवासियों का पहला आंदोलन कौन सा था? तो वो था ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन को जतरा भगत नामक व्यक्ति के नेतृत्व प्रदान किया। इस आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? जतरा भगत। इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? ताना भगत आंदोलन। के नाम की वजह से इनका क्या पड़ा था? ताना भगत आंदोलन। ये आंदोलन ऊंची भू राजस्व दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध आरंभ हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे जो आदिवासी होते थे उन पे जो रहने के लिए, क्योंकि आदिवासी तो जंगलों में रहते हैं और उनकी जो भूमि होती थी या जो भी कुछ रहने सहने का जगह होती थी, उस पे भी उन्होंने कर को क्या किया था? बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से जो आदिवासी थे इन्होंने भी क्या कर दिया था? आंदोलन कर दिया था। तो ये थी भाई हमारी 1914 की घटना जो आप लोगों को पढ़ाई है। एक फिर इसी समय पे 1914 में कामागाटामारू प्रकरण होता है। एक जहाज का नाम होता है ये कामागाटामारू। जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। किसने? बाबा गुरुदत्त सिंह ने क्या किया? रेंट पे लिया और कनाडा की ओर प्रस्थान किया, फिर कनाडा की ओर चल दिया। परंतु कनाडा सरकार ने यात्रियों को उतरने से मना कर दिया। उस टाइम पे जो कनाडा सरकार होती है उस जहाज को क्या करती है? वहाँ पे मना कर देती है। और इसी टाइम पे 1914 में ये हमारा क्या चल रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जहाँ पे
अपने गुरुदत्त साहब रहते हैं, और वे कहते हैं कि भाई यहाँ मतलब हमारा रहना वो हो गया, तो वो जो वहाँ पे जितने भी इंडियंस वगैरह थे उनको बैठा के और सेफ जगह पे जाना चाहते थे। तो परंतु क्या होता है, जब ये जहाज अपना कनाडा पहुँचता ना, तो कनाडा सरकार उसको ना उतरने से मना कर देती है। फिर ये जलयान यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पूछा। हुगली कहाँ? अपना इंडिया में। इंडिया में जैसे पूछता है तो बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। बजबज नामक बंदरगाह है एक हमारी हुगली पे, और तो वहाँ क्या होता है कि जब जहाज पहुँचता है तो वहाँ बोलते हैं कि भाई ये बाहर से आया है, हम इसकी तलाशी लेंगे। और तलाशी हुई तो वहाँ एकदम से संघर्ष शुरू हो गया। जो अंग्रेज थे या वो जो इनके एंटी थे, उन्होंने क्या कर दिया, गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, और कुछ ऐसे निहत्थे यात्री मारे गए जिनके पास ना हथियार था ना कुछ था। 18 यात्री मार दिए गए और 25 यात्री घायल हुए। ये डाटा है, बट ये रियल डाटा नहीं, बहुत मतलब और भी आदमी मरे थे। पर ये है कि ये था भाई हमारा कामाटागामारू प्रकरण। एक जहाज था, जहाज में ऐसे ऐसे सैनिक मतलब सैनिक नहीं, आदमी बैठे हुए थे, यात्री बैठे हुए थे, उनको कैसे बजबज नामक बंदरगाह पर क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। फिर आता है भाई 1914 के बाद आता है हमारा 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं। इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का अलग चैप्टर है, वो मैं आपको अलग से डिटेल में समझाऊंगी। 1915 में अंग्रेज महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करते हैं। ये अंग्रेज ऐसे ही किसी को उपाधि नहीं देते थे, ये इनको लालच होता था या फिर ये होता था कि भी ये ज़्यादा नहीं वो करे, क्रांति नहीं करे, तो इसलिए किसी भी आदमी को ये क्या करते थे, ऐसे आदमी को उपाधि दे देते थे जिससे वो उसके खिलाफ नहीं बोलता। फिर 1916 में हो जाता है हमारा लखनऊ समझौता। अब देखो 1908 से 1914 तक हमारे जो तिलक हैं ये क्या है, जेल में हैं। जेल में से ये क्या हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं। जेल में से ये रिहा होने के बाद तो क्या होता है, लखनऊ समझौते की डिमांड होती है कि भाई मतलब ये गरम दल वाले हैं, नरम दल वाले हैं, वो अलग अलग हो गए हैं। गरम दल वालों को अब नरम दल वालों के साथ मिलना चाहिए। और 1906 में ये हमारा क्या हो गया था, मुस्लिम लीग भी अलग हो गया था कांग्रेस से। तो ये सोचते हैं कि भाई अब कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को भी गरम दल नरम दल सब एक साथ मिलके और अपना यूनिटी से काम करेंगे। जितना यूनिटी से काम करेंगे उतना ही फिर जल्दी ही हमें अपना आज़ादी मिल जाएगी। तो 1916 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना था कांग्रेसी नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसके बाद एक संयुक्त समिति का गठन हुआ। 1916 में जो मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि जिन्ना ने ही आवाज़ उठाई थी कि भाई हमारे लिए मुस्लिम लीग अलग से एक गठन हो मुस्लिम लीग का, तो उन्होंने, और जो कांग्रेसी नेता थे उनके बीच एक समझौता होता है जिसमें एक संयुक्त बैठक होती है, जिसमें बहुत सारे ये मुस्लिम भी भाग लेते हैं, गरम दल वाले भी भाग लेते हैं और नरम दल वाले भी भाग लेते हैं। 1916 में अधिवेशन कहाँ हुआ, तो 1916 का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार ने। पेपर में यही आता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता वो किसने की थी, तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 अधिवेशन की 2 घटनाएं, इसमें 2 घटनाएं होती हैं मेन। एक होता उग्रवादियों को पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया, एक बार फिर से कांग्रेस में पुनः प्रवेश। उग्रवादी ये नहीं है कि ये आतंकवादी थे, ये उग्रवादियों का नाम किसको दिया गया था, गरम दल वालों को, ये थे उग्रवादी। और जो नरम दल वाले थे वो थे उदारवादी। तो इन्होंने कहा कि भाई जो 9 साल से कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए थे, एक बार फिर कांग्रेस में पुनः प्रवेश, कि भाई आप लोग आप काम दोबारा से कांग्रेस में आ सकते हो। किन को बोला, गरम दल वालों को। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता, देखो ये है मेन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। इसमें तो चलो ठीक है, गरम दल नरम दल वाले दोबारा से मिल गए, पर जब ये मुस्लिम लीग ऐतिहासिक समझौता करेगी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा हमारे लिए, जब हम अपना, क्योंकि जो मेन चिंगारी है भारत पाकिस्तान की, जो 1947 में विभाजन हुआ, उसकी चिंगारी आज स्टार्ट हो गई कहाँ, लखनऊ में। लखनऊ समझौते से ही होती है।
लखनऊ समझौता। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए एक प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली, जो बाद में बड़ी भूल साबित हुई। क्यों बोल रहा है ऐसे कि बड़ी भूल साबित हुई? क्योंकि बाद में इसी भूल के कारण, इसी स्वीकृति के कारण कांग्रेस ने जो बात स्वीकार की, इसी के कारण 1947 में भारत और पाकिस्तान क्या होते हैं, अलग होते हैं। कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग, इन्होंने कहा मुसलमानों ने मुस्लिमों ने कि भी हमारा अलग निर्वाचक मंडल होगा, उसमें हम अलग से प्रतिनिधि खड़े करेंगे, हमारा सारा प्रोसेस अलग होगा। तो उस टाइम पे कांग्रेस ने मतलब ऐसे ही बात मान ली भी कोई बात नहीं, आप कर लो, आप अपने धर्म के लिए, अपने भाईचारे के लिए आप ये कर रहे हो तो कर लो, कोई बात नहीं। परंतु जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा एक्टिव होगी कांग्रेस के, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि भाई भारत जब आज़ाद हो जाता है तो भारत का आज़ादी के साथ विभाजन भी हो जाता है, भाईचारा हमारा ख़त्म हो जाता है, भारत और मुस्लिम दो कम्युनिटी हमारी डिवाइड हो जाती हैं। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में उग्रवादी और उदारवादियों को मिलाने का श्रेय तिलक व एनी बेसेंट को जाता है, क्योंकि जो तिलक 1914 में जेल से आ चुके हैं, और जो एनी बेसेंट है इसको हम माता बसंत भी बोलते हैं। एनी बेसेंट को क्या बोलते हैं, माता बसंत भी बोलते हैं। जो 1917 के कांग्रेस की क्या बनती है, अध्यक्ष भी बनेगी, कौन, एनी बेसेंट। तो इनको मिलाने का श्रेय किसको जाता, तिलक और एनी बेसेंट को, क्योंकि तिलक और जो एनी बेसेंट थे, दोनों के दोनों क्या थे, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे उस टाइम पे। ये जो एनी बेसेंट है, आगे जाके तिलक और एनी बेसेंट दोनों जाके मिलके एक होम रूल लीग की स्थापना भी करेंगे, वो जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा, मैं बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही डिटेल से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको जहाँ तक मेरी इच्छा है कि भी आपको समझ आ जाए, और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी बच्चे को अपना कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों चीज़ क्लियर करनी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसको नहीं, मेरी जितनी भी वीडियो है मैंने डाली हुई सारी वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।